ओके फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बराबर रहेंगे और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश विपरीत आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे, देखिए यहाँ पे l, ये l, इसके बीच की दूरी, ये सेंटर O है तो l इधर या इधर 2l दूरी, कम दूरी है इनके बीच में। दो विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश और बराबर रहेंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, कोई एक आवेश हमने ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, या इसको P बोलते हैं, P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q, एक आवेश था Q और 2l इनके बीच की दूरी थी, तो 2QL इनके बीच इनका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र 2QL। Q मतलब कूलाम, L मतलब लंबाई मीटर में है, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। जो P होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण में जो द्विध्रुव की दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसको याद रखिएगा। देखिए, अभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हमने अभी पीछे पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लिया हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव ही है तो वह द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता उत्पन्न करेगा। देखिए, इसका दो कंडीशन है। फर्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब उसी अक्ष पर हो। जैसे ये मेरा एक द्विध्रुव था, एक द्विध्रुव ए बी, एक द्विध्रुव ए बी था, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इनका बीच का O सेंटर है, एल इधर, ये इधर, मतलब 2l इनके बीच की दूरी होती है। ए बी द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसी देखिए इनके अक्ष के इसी अक्ष पे स्थिति पे एक बिंदु हमने P लिया। इस P बिंदु पे ये द्विध्रुव कितनी तीव्रता लगाएगा? अभी P की इस द्विध्रुव के केंद्र O से जो दूरी है वो R है ना। देखिए, प्लस क्यू आवेश है तो बाहर तरफ बल लगाएगा F1, ये माइनस है, इसको अंदर खींचेगा F2, ये दोनों बल लगेगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB केंद्र O से R मीटर दूर अक्षीय स्थिति बिंदु P पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने माना जो मेरा द्विध्रुव था वो ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है। ऐसा माध्यम मान लिया कि परावैद्युतांक में स्थित है। वही जो फिगर था पीछे हमने आगे बनाया यहाँ पे। तो प्लस क्यू आवेश है, जो मेरा प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण P पर कितनी तीव्रता लगेगी? अभी हमने तीव्रता का सूत्र पीछे पढ़ा था। मान लिया हमने E1 इसको माना, माइनस क्यू कारण मान लिया हमने E2 इस पे लगाएगा, तो जो E1 होगा, अच्छा पहले इसकी दूरी कितनी होगी? तब देखिए O से दूरी इसकी R है, तो यहाँ से A से P की दूरी क्या होगी? ये अगर हम R में से इतना यहाँ से यहाँ तक जो दूरी, इसमें से हम L घटा दें तो मेरा हो जाएगा A से P की दूरी आ जाएगी, मतलब AP की जो दूरी है वो R माइनस L है। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक R है और ये यहाँ से यहाँ तक L है, तो B से जो P की दूरी हो जाएगी वो R प्लस L हो जाएगी, तो R प्लस L। अभी प्लस क्यू के कारण जो P पर कितना बल लगेगा, तो अरे प्लस क्यू कारण जो P पर तीव्रता कितनी लगेगी? E1 हमने माना था 1/4πε0 K हमने माध्यम में रखा है परावैद्युतांक के, Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, और इसकी दिशा A से P की ओर होगी। प्लस था ना, प्लस था ए बाहर तरफ, A से P की तरफ। माइनस के कारण कितना बल लगेगा? E2 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, और ऋण की दिशा ऋण की तरफ लगती है ना बाहर से, तो P से B की ओर। अब परिणामी तीव्रता इस पे कितने लगाएंगे दोनों, तो हम दोनों को E1 में से E2 घटा दें। अच्छा, हमने E1 से E2 क्यों घटाया? मतलब कि E1 अधिक है E2 से, और E1 अधिक क्यों है? क्योंकि ये बिंदु पास में है,
ये दूरी पास में है तो ये अधिक बल लगाएगा, इसलिए E1 अधिक है। E1 में से E2 घटाया। देखिए E1 था 1/4πε0 के Q/r-L का स्क्वायर, इसमें r+L का स्क्वायर। देखिए इसमें Q/4πε0 के दोनों में कॉमन है, हमने बाहर ले लिया। यहाँ बचा 1/r-L स्क्वायर, यहाँ बचा 1/r+L स्क्वायर। अभी इसका हम अगर एलसीएम ले लें तो r-L का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, r+L का स्क्वायर भी लेंगे। तो यहाँ पे r+L का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, r-L का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया और इतना है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टर्न ओवर करते हैं। देखिए जो पीछे का हमने लिखा है अभी r+L का स्क्वायर, r+L का स्क्वायर। अभी इसको हम फैलाएंगे, इसका विस्तार करेंगे सूत्र से, a+b के होल स्क्वायर से। इसका सूत्र a+b का होल स्क्वायर क्या था? a² + b² + 2ab। वैसे हो जाएगा r² + l² + 2rl माइनस a - b का होल स्क्वायर से, तो r² + l² - 2rl। अब देखिए इसको a+b मान लें, इसको a - b मान लें, तो इसका सूत्र था a + b - b का a² - b², मतलब r² - l² हो जाएगा। और ये बाहर स्क्वायर था, हमने बाहर स्क्वायर लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए इस माइनस चिन्ह से इसका सब चिन्ह अंदर बदलेगा, मतलब -r² हो जाएगा, -l² हो जाएगा, +2rl हो जाएगा। अभी r² कैंसिल, प्लस माइनस था, l² कैंसिल, ये भी प्लस माइनस था। अभी 2rl ये दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 4rl हो जाएगा। तो हो जाएगा 4rl, ये सेम चीज़ आएगा वैसे ही, 4rl Q² r², 4rl अपान Q r² + l² का होल स्क्वायर। अभी देखिए हमने भी पढ़ा था पीछे के लिए, अगर हम इसको 4rl जो है इसका हमारा, इसको हम 2q, ये q हम अलग निकाल दें, 2ql एक साथ ले लें और 2r को अलग छोड़ दें, 4πε0 रहेगा, इतना रहेगा। अभी पीछे पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कि एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, 2ql को p बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम p कर दें, तो ये 2r और p मतलब 2pr हो गया और इतना हो गया। देखिए अगर हम माने ना कि इस जो मेरा द्विध्रुव था, मेरा द्विध्रुव, इसमें जो यल दूरी है वो छोटी है r से, तो l² जो है वो और छोटा हो जाएगा r से, तो हम l² को बार छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, l² हम छोड़ दें तो ये r² का स्क्वायर मतलब r⁴ हो जाएगा। ये देखिए 2pr ये ऊपर वाला बटे यहाँ पे 4πε0 के r⁴, ये एक ठो r कट कर देगा, 3 ठो r यहाँ बच जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर E1/4πε0 के 2p/r³। और निर्वात और वायु के लिए k का मान 1 होता है, तो हम k के स्थान पे हम 1 रख दें, k को हटा दें, तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये मेरा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है द्विध्रुव के कारण तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने माना कि एक मेरा द्विध्रुव ए बी था, ए बी, ये देखिए फिगर है, एक द्विध्रुव है मेरा ए बी ना, वो किसी परावैद्युत वाले माध्यम के में स्थित है। ए बी के केंद्र O, इनका केंद्र O है, यल इधर दूरी होती है इनकी, E पे +q, B -q अवश्य रखा है हमने, और इसके निरक्षीय स्थिति मतलब इस अक्ष पे नहीं, इसके बाहर कहीं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, तो ए बी के केंद्र O से r मीटर दूर, यहाँ से r मीटर, ये r मीटर दूर बिंदु P पर हमको तीव्रता निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए तो अभी अगर हम निकालें, देखिए त्रिभुज अगर हम ले लें, ये त्रिभुज अगर हम ले लें AOP, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला AOP ना, और ये BOP, ये दोनों समान त्रिभुज हैं, एक सेम त्रिभुज है। तो इसमें अगर हम AP निकालें चाहे BP निकालें, दोनों समान ही होगा। कर्ण है ये, कर्ण
लंब होता है, ये आधार होता है ना, तो ए पी बी पी दोनों सेम ही है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर यल स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, वही भी होगा। अभी देखिए ये प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता हमने E1 माना, तो E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू के कारण ई पर तीव्रता E2, ये भी हो जाएगी 1/4πε0 के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जो E1 है वो E2 है, दोनों बराबर ही तो है, अंतर क्या इसमें, दोनों तो सेम है E1 E2। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जब E1 E2 बराबर ही है तब इसको हम E1 E2 जब बराबर है तब इसको हम वियोजित करेंगे क्षैतिज और लंबवत घटक में। ये मेरा E1 था और ये E2 था, इसकी दिशा देखिए E1 की A से P की ओर तरफ थी और E2 की दिशा P से B की तरफ थी, इधर थी ना, इसकी इधर थी, तो इसको हम वियोजित करेंगे क्षैतिज घटक में और लंबवत घटक में। तो लंबवत घटक E1 साइन थीटा, ये E1 का E1 साइन थीटा, E2 से E2 साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, दोनों देखिए एक ही तरफ लग रहा है ना, इधर ही दोनों लग रहा है, तो इन दोनों दिशा एक ही है। इसकी दिशा विपरीत है, जो इसके लंबवत घटक है उनकी दिशा विपरीत है, लेकिन क्षैतिज घटक की दिशा एक ही है। तो E1 E2 के जो लंबवत घटक हैं वो परस्पर बराबर और विपरीत हैं, अतः दोनों निरस्त हो जाएंगे। अब देखिए बस क्षैतिज घटक बचा, तो E1 E2 का परिणामी तीव्रता जो E होगी वो E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा हो जाएगी। अभी E1 का मान 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर था, और इसका मान आर स्क्वायर एल स्क्वायर रूट में था ना, रूट का हमने स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। देखिए कास थीटा यहाँ भी और वही सेम चीज़ यहाँ भी है। अब कास थीटा ये दोनों सेम चीज़ है, हमने कॉमन ले लिया, तो कास और कास मतलब 2 कास थीटा हो गई। अब कास थीटा का हम निकालेंगे मान। कास थीटा का मान देखिए, आप समझा दूँ आपको, ये है ना, ये थीटा एंगल, थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये यल और कर्ण ये वाला AP, मतलब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये कास थीटा का सूत्र हो जाएगा। तो कास थीटा के स्थान पर इतना रख देंगे, चार मेरा कास थीटा था वहाँ पे हम इतना मान पुट कर देंगे, तो 2 कास थीटा का मान यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E बराबर क्यू अपान 4πε0 के कामन था, हमने ले लिया। अभी देखिए 2L, अच्छा क्यू कभी कामन का है ले, 2 को क्यू कामन नहीं ले, 1/4πε0 के कामन ले लें। क्यू अब 2L, क्यू 2L को बोलते थे ना P, तो P हो गया मेरा द्विध्रुव का आघूर्ण, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये एक ठो है, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट मतलब होता है 1/2 होता है, इसका मतलब आधा होता है। आर स्क्वायर एल स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट में, इसका मतलब इसके पावर 1/2 होता है, इसके पावर 1 है, तो 1 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो मेरा 3/2 हो जाएगा ना। अभी वही सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। मान ले हमने यल छोटा है अगर आर से, तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, ये स्क्वायर है, आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम एल स्क्वायर छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर पावर 3 हो जाएगा, तो E हो जाएगा 1/4πε0 के P अपान आर पावर 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा हो गया। और वायु और निर्वात के लिए हमने कहा था कि का मान 1 होता है, तो E बराबर 1/4πε0, ये कोई चीज़ नहीं है, 1/4πε0 P अपान आर क्यूब, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अक्षीय स्थिति में क्या थी, अक्षीय स्थिति में देखिए 2P अपान आर क्यूब थी, और निरक्षीय स्थिति में P अपान आर क्यूब है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। जैसे निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है ना, वो प्लस से माइनस की ओर,
और अक्षीय में क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। देखिए ये निरक्षीय स्थिति है ना, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो इस प्लस से माइनस, इस तीव्रता जो मेरी है इधर लग रही है ना, इधर लग रही है, मतलब प्लस से माइनस की ओर लग रही है, इधर लग रही है, प्लस से माइनस की ओर। निरक्षीय स्थिति में हमेशा तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होती है। ओके फ्रेंड्स। और अक्षीय में क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। ये मेरा ज़्यादा था E1, ज़्यादा था E1 मेरा जो था अधिक था ना E2 से, तो इधर से इधर लग रही थी, मतलब माइनस से प्लस की ओर अक्षीय स्थिति तीव्रता होती है, और निरक्षीय में प्लस से माइनस की ओर। ओके फ्रेंड्स, एक और टॉपिक है इसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र था मेरा, ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित एक द्विध्रुव, ये AB, ये द्विध्रुव है, इस पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है, तो ये चाहेगा कि ये वैद्युत क्षेत्र चाहेगा कि प्लस आवेश को हम खींच के इस दिशा में लाएं, इस दिशा में लाएं, मतलब इस पे बल इधर लगाएगा, और ऋण चाहेगा, ऋण को चाहेगा इसको ऐसे घुमा दें कि ये सीधा हो जाए, तो ऋण बल इधर लगेगा, प्लस पे बल इधर लगेगा, प्लस और माइनस दोनों बल लगा। अच्छा, इनके बीच की अगर हमको प्लस माइनस जो ये चार्ज मेरा द्विध्रुव है, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी हो, तो यहाँ पे हमने एक लंब खींचा, ये थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे रखे हैं मेरे द्विध्रुव, तो इनके बीच हमने लंब खींच लिया, तो इनके बीच की लंबवत दूरी AC हो जाएगी। देखिए अभी थोड़ा सा, माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है और दिशा से थीटा कोण पे रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो भी प्लस Q पर बल जो है F बराबर, अच्छा बल बराबर EQ, ये कैसे हुआ, हमने कहा बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q 0 होती है, तो F बराबर इधर Q ले जाएंगे तो EQ हो जाएगा ना, F बराबर EQ। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो ये E की ओर प्लस पे, देखिए प्लस पे दिशा किधर है, E की तरफ ही तो है, ये E है ना, E की तरफ ही प्लस में दिशा है, और माइनस पे जो दिशा है, माइनस पे भी EQ लग रहा है, बल से बल तो सेम ही है EQ, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। दोनों बल समान हैं परंतु विपरीत हैं, अतः ये बल युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक बल इधर एक बल इधर, दो बल लग रहे हैं ना, तो दोनों युग्म बनाएंगे जो द्विध्रुव को E की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। तो जो बल युग्म का आघूर्ण है उसको बोलते हैं टो या टाउ बोलते हैं, इसको टी की तरह बनाते हैं, टो या टाउ बोलते हैं। तो टाउ जो है ये बराबर एक बल का परिमाण और लंबवत दूरी, एक बल और इनके बीच की जो लंबवत दूरी AC है, इसी के बराबर टाउ होता है। मतलब कि अच्छा एक सेकेंड देखिए, अगर हम AC निकालना चाहें तो इस थीटा से साइन थीटा क्या होता है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब AC बटे AB, ये साइन थीटा का सूत्र होता है AC बटे AB। और AB क्या है, AB तो यही मेरा द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L होती है ना, तो हम कह सकते हैं AC अपान 2L, ये साइन थीटा का सूत्र है। और हमको अगर AC निकालना हो तो AC को यहीं छोड़ दें, इस 2L को उधर ले जाएंगे, तो इधर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2L साइन थीटा, ये AC का मान आ जाएगा 2L साइन थीटा, मतलब इनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो 2L साइन थीटा हो गई। और एक बल मतलब EQ इंटू 2, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो टाउ बराबर, टाउ या टो बराबर F इंटू AC था, F बराबर EQ और AC का मान 2L साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो मेरा Q और 2L, इसको हम P बोल सकते हैं ना, Q इंटू 2L को हमने बोल दिया P, तो P और E साइन थीटा, क्योंकि मेरा द्विध्रुव आघूर्ण P था ना, तो 2 बराबर P साइन थीटा। अभी इसमें देखिए थीटा अगर मेरा 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो 2 का मान P हो जाएगा अधिकतम, तो P अधिकतम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री पे हो, और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब 2 भी 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड। विनायक क्लासेस बाय संदीप सर। थैंक्स फॉर वाचिंग।